हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर अन अमेजिंग चैनल एसआर एकेडमी। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9 के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है क्वाड्रिलेटरल्स। ये हमारे इस चैप्टर का पार्ट 2 होगा जिसमें हम थ्योरम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में हम ऑलरेडी क्वाड्रिलेटरल के इंट्रोडक्शन के बारे में कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने क्वाड्रिलेटरल के बारे में समझा था। क्वाड्रिलेटरल के 3 टाइप्स के बारे में पढ़ा था, ट्रेपीजियम, काइट और पैरेललोग्राम। देन पैरेललोग्राम को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करा था, रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस। उसके बाद हमने उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करा था। साथ ही साथ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते करते हमने वहां पे एक अनदर प्रॉपर्टी डिस्कस करी थी क्वाड्रिलेटरल की, वो थी हमारी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, जिसमें हमने ये देखा था कि एक क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल होते हैं और उन्हीं चारों एंगल्स का सम किसके बराबर होता है, 360 डिग्री के बराबर होता है। अब बारी आती है हमारे पार्ट 2 की। तो पार्ट 2 में आज के लेक्चर में हम क्या-क्या करने वाले हैं। आज के लेक्चर के टॉपिक्स हैं हमारे थ्योरम्स फॉर क्वाड्रिलेटरल्स, मतलब जो भी हमारी क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड थ्योरम्स हैं उसको हम कवर करेंगे। साथ ही साथ हम क्वाड्रिलेटरल में एक मिड पॉइंट थ्योरम है जो एग्जाम में आती है, उसको कवर करेंगे। और मिड पॉइंट थ्योरम के साथ साथ हमारे पास एक अनदर एक्स्ट्रा थ्योरम है जिसको हम बोलते हैं इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम। तो जो इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है वो है हमारी मिड पॉइंट थ्योरम फॉर क्वाड्रिलेटरल। लेकिन इस मिड पॉइंट थ्योरम ऑफ क्वाड्रिलेटरल को समझने के लिए हमें और पहले जितनी भी थ्योरम्स है क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड उसको समझना होगा। तो आज के जो हमारे टॉपिक्स है वो मोस्टली किस पर हमें कंसंट्रेट करना है, सारे थ्योरम्स पे। तो एक एक करके सारे थ्योरम्स के बारे में हम समझेंगे। थ्योरम नंबर वन में क्या बोला गया है, थ्योरम फर्स्ट ये कहती है अ डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। थ्योरम नंबर वन में क्या बोला गया है, इसमें ये बोला गया है कि अगर एक पैरेललोग्राम के डायगोनल को हम जोड़ते हैं तो हमें ये मिलेगा कि जो डायगोनल से दो ट्रायंगल्स बनेंगे वो आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो देखो ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम गिवन है, यहाँ पे हम इसकी नेमिंग करेंगे सबसे पहले ए, बी, सी और डी। उसके बाद बोला गया अ डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का डायगोनल यानी अगर हम ए से सी को ज्वाइन करते हैं तो इसमें AC हमारा डायगोनल हो गया। अब उसके साथ साथ अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखेंगे डायगोनल की वजह से। देखो हमें यहाँ पे इसमें क्या शो करना है, हमें ये शो करना है कि अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम, ये जो AC हमारा डायगोनल बन रहा है उसकी मदद से जो हमारे ये बन रहा है ट्राइंगल, हमें प्रूफ क्या करना है, हमें ये प्रूफ करना है कि ट्राइंगल ADC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABC। ये हमें प्रूफ करना है क्योंकि बोला गया है कि अगर पैरेललोग्राम का अगर हम डायगोनल को ड्रॉ करते हैं तो वो डायगोनल पैरेललोग्राम में दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल को डिवाइड करता है। ठीक है, तो अब हम इसका प्रूफ करेंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं, देखो अगर हमारे पास DC AB के पैरेलल है और AD BC के पैरेलल, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारी दो पैरेलल लाइंस हो जाएंगी जिसपे ये ट्रांसवर्सल जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम देखें AC जो है साथ ही साथ हमारे एंगल A और एंगल C को भी डिवाइड कर रहा है। अब हम नेमिंग कर देंगे, ये हमारा एंगल 1 हो गया, ये एंगल वन, ये एंगल 1 हो गया, ये वाला हमारा एंगल 2 क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सेम ये एंगल हमारा 3 हो गया और ये वाला एंगल क्या हो गया हमारा 4। अब हम यहाँ पर अगर देखें तो ये कह सकते हैं कि एंगल 1 बराबर होगा एंगल नंबर 3 के। क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से। सेम अगर हम यहाँ पे देखें एंगल 2 बराबर होगा किसके, एंगल 4 के, वो भी किसकी वजह से, ऑल्टरनेट
इंटीरियर एंगल की वजह से। साथ ही साथ अगर हम देखें ट्रायंगल एडीसी में एसी जो है दोनों ट्रायंगल्स में क्या है, कॉमन है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा ट्रायंगल एडीसी है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, ट्रायंगल एबीसी के, बाय विच देखो ये हो गया हमारा एंगल साइड एंगल। तो यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, एंगल साइड एंगल रूल की मदद से ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एक पैरेललोग्राम का डायगोनल होता है वो क्या करता है, वो पैरेललोग्राम का डायगोनल पैरेललोग्राम को टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है। नेक्स्ट है हमारे पास थ्योरम 2 में क्या बोला गया है, उसमें ये बोला गया है कि इन अ पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम में जो उसकी अपोजिट साइड्स होती है वो कैसे होती है, इक्वल होती है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, अब हमें क्या करना है, पहले हमारे पास जो थ्योरम था उसमें ये बोला गया था कि जो हमारा डायगोनल है वो पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है। अब हमें यहाँ पे ये बोला गया है कि जो हमारे पैरेललोग्राम होते हैं उनकी अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल। अब इसको अगर हम प्रूव करें, सबसे पहले पैरेललोग्राम की लेबलिंग करेंगे ए, बी, सी और डी। उसके बाद ए से लेकर सी तक एक हम डायगोनल को शो करेंगे। अगर हम यहाँ पे प्रूफ के बारे में बात करें कि कुछ जो हमारी थ्योरम है वो कहना क्या चाहते हैं, उसमें ये बोला है अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो ये कह सकते हैं कि हमें क्या प्रूफ करना है कि एडी किसके बराबर है, बीसी के, और साथ ही साथ हमें ये भी प्रूफ करना है कि जो हमारा डीसी है वो किसके बराबर है, एबी के। तो थ्योरम के अकॉर्डिंग ये बोला गया है। अगर हम इसके प्रूफ के बारे में बात करें, तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि जो ट्राइंगल ए डी सी है वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल किसके, ए बी सी के। क्यों, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं वो टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करते हैं। साथ ही साथ हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा ट्रायंगल एडीसी है और जो ट्रायंगल एबीसी है वो एंगल साइड एंगल रूल से कॉन्ग्रुएंट है, जिसको हम ऑलरेडी थ्योरम 1 में प्रूफ कर चुके हैं। तो यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि जो हमारा एडी है वो बीसी के बराबर होगा, सेम डीसी जो है वो एबी के बराबर होगा, बाय विच रूल, सीपीसीटी। सीपीसीटी का मतलब क्या होता है, सीपीसीटी का मतलब होता है हमारा कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, अब ये बोला गया है, देखो अगर हमारे जो ट्रायंगल्स हैं आपस में दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, वो एक दूसरे के सिमिलर होंगे और एग्जैक्ट साइज के होंगे। अगर दो ट्रायंगल्स हमारे आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उसकी बची रिमेनिंग साइड्स भी इक्वल हो जाती है, रिमेनिंग एंगल्स भी इक्वल हो जाते हैं। यहाँ पर भी हमने वही कराया, अगर हमारा ट्रायंगल एडीसी ट्रायंगल एबीसी के कॉन्ग्रुएंट है तो हमने ये देखा कि जो एडी है वो बीसी के बराबर है, सेम डीसी हमारा एबी के बराबर है, बाय विच रूल, सीपीसीटी, जिसकी फुल फॉर्म है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स।
अब बारी आती है थ्योरम नंबर थर्ड की। थर्ड थ्योरम में क्या बोला गया है? इसमें बोला गया है इन ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। मतलब अगर क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड सारी ए पेयर्स में इक्वल होंगी तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा हमारा पैरेललोग्राम। सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे? लेबलिंग करेंगे पैरेललोग्राम की। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद हम इसमें डायगोनल ड्रॉ करेंगे ए से सी तक। तो देखो अब हमें क्या करना है? हमने यहाँ पे एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करा है जिसपे उसका डायगोनल ड्रॉ करा है एसी। अब हम क्या करेंगे? अब हम यहाँ पे इसको टू ट्राइंगल्स में अगर हम देखें तो हमारा टू ट्राइंगल्स में बाइसेक्ट हो रहा है। वो कौन कौन से हैं? एक है हमारा ए डी सी और दूसरा है हमारा इसी में ए बी और सी। देखो इन ट्राइंगल एडीसी एंड ट्राइंगल एबीसी। एडीसी और एबीसी में देखेंगे? हम ये देखेंगे कि जो हमारे सीडी है वो किसके बराबर है? एबी के बराबर। क्यों? क्योंकि ये हमें गिवन दे रखा है। देखो ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल। मतलब जो हमारे अपोजिट साइड्स के पेयर है वो इक्वल है। यानी जो हमारी ये सीडी की वैल्यू है, ये देखो यहाँ पर अगर हम देखें जो ये हमारा CD है वो किसके बराबर है? AB के। तो ये हमें गिवन है। साथ ही साथ इसका अपोजिट साइड एक क्या होगा? AD इज इक्वल्स टू में BC। ये भी हमें क्या है? थ्योरम में ही गिवन है कि जो उसके अपोजिट साइड से वो इक्वल, यानी AD किसके बराबर है? CB के बराबर है। साथ ही साथ अगर हम यहाँ देखें कि दोनों ट्राइंगल्स में हमारा AC क्या है? वो है कॉमन। तो जो हमारा ट्राइंगल ADC होगा वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ABC के। बाय विच रूल? साइड 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 रूल। ठीक है। अब देखो अगर ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा एंगल DCA है वो बराबर होगा किसके? एंगल CAB के। ठीक है। DCA यानी ये वाला जो एंगल है वो बराबर होगा किसके? CAB। CAB इस वाले एंगल के। मतलब यहाँ पे कौन से एंगल के बारे में बात की जा रही है? DCA। एक एंगल हमारा ये है, साथ ही साथ एक है CAB, ये वाला। अगर ये दोनों एंगल्स को हम इक्वल प्रूफ कर देते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों एंगल्स कौन से एंगल की फॉर्मेशन करेंगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की। और जहां पे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की फॉर्मेशन होती है वहां पे वो दोनों लाइंस क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर हमारा एंगल DCA एंगल CAB के बराबर है। क्यों? CPCT के रूल से हमें पता है दो ट्रायंगल अगर आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो उसके एंगल्स भी क्या हो जाएंगे? इक्वल। सेम ऐसे अगर हमारे ये दोनों एक दूसरे के CPCT के बराबर से CPCT के रूल से इक्वल है तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो हमारी DC वाली लाइन है वो पैरेलल होगी किसके? AB के। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेम ऐसे ही अगर हम देखें हमारा एंगल B, हमारा एंगल DAC जो होगा वो बराबर होगा किसके? एंगल BCA के। बाय विच रूल? CPCT। देखो यहाँ पर हम कौन से एंगल की बात कर रहे हैं? DAC यानी इस वाले एंगल को इसके प्रूफ कर रहे हैं। देखो यहाँ पर अगर हम दिखाएं थ्योरम नंबर 1 में हमने क्या करा था? एंगल 1 को एंगल 2 के इक्वल रखा था। सेम एंगल 3 को एंगल 4 के इक्वल रखा था। क्यों? क्योंकि वो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की फॉर्मेशन कर रहे हैं। वो भी इस वजह से क्योंकि जो हमारा DC है
वो पैरेलल है AB के, और जो हमारा AD है वो भी पैरेलल है किसके, BC के। तो यहाँ पे हमें उसका अपोजिट करना है। अगर हम इन दोनों एंगल्स को आपस में इक्वल रख देते हैं तो मतलब जो इनके साइड्स हैं वो क्या हो जाएंगे, पैरेलल। अगर चारों साइड्स हमारी पैरेलल शो हो रही है तो इसका मतलब क्या है, वो एक पैरेललोग्राम है। तो यहाँ पर भी हमने वही करा है कि अगर DAC BCA के बराबर है CPCT की मदद से, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा AD है वो पैरेलल होगा किसके, BC के। ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। और अब हम ये कह सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड से ये पता चलता है कि जो हमारा ABCD है वो एक तरीके का क्या है, पैरेललोग्राम। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने इनके अपोजिट साइड्स को क्या कर दिया, पैरेलल प्रूफ कर दिया। अगर हम देखें भी तो देखो, DC पैरेलल टू AB, यानी DC किसके पैरेलल है, A और B के। साथ ही साथ AD पैरेलल टू BC, AD पैरेलल टू BC। अगर ये इसके पैरेलल है और ये वाली लाइन इसके पैरेलल है तो मतलब वो किसका फॉर्मेशन हो रहा है, पैरेललोग्राम का फॉर्मेशन हो रहा है। अब है हमारे पास इसमें थ्योरम नंबर 4। इसमें क्या बोला गया है, थ्योरम नंबर 4 में बोला गया है कि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं, इक्वल। इसके लिए क्या करना है, हमें अपोजिट एंगल्स को इक्वल प्रूफ करना है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले पैरेललोग्राम की लेबलिंग करेंगे, A B C और D। ठीक है। अब हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा, जब हम A से C की तरफ क्या ड्रॉ करते हैं, एक डायगोनल को ड्रॉ करते हैं, हमें यहाँ पे क्या करना है, अपोजिट एंगल्स को इक्वल प्रूफ करना है। यानी अगर हम यहाँ पे प्रूफ के बारे में बात करें तो प्रूफ में बोला गया है कि एंगल A बराबर होना चाहिए एंगल C के, साथ ही साथ एंगल B बराबर होना चाहिए किसके, एंगल D के। ये हमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने डायगोनल ड्रॉ करा A से C तक। देखो हमें पता है कि जो हमारा ABCD है वो एक क्या है, पैरेललोग्राम है। ABCD इज पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम है तो हम ये कह सकते हैं कि AB पैरेलल है CD के, जिसमें जो हमारा CA है या फिर AC है वो क्या है, एक ट्रांसवर्सल है। ठीक है। ये जो हमारा यहाँ पे गिवन है, DC पैरेलल है AB के, या फिर ये बोलो AB पैरेलल है CD के, तो उसमें ये जो हमारा AC है वो ट्रांसवर्सल है। इस ट्रांसवर्सल की वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो यहाँ पे हमारे एंगल की फॉर्मेशन होगी, जैसे लेट करते हैं, ये जो यहाँ पे हमारा एंगल है वो x है, तो सेम यहाँ पे भी एंगल क्या होगा, x। क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। अगर मानते हैं हमारा यहाँ पे y एंगल है तो यहाँ पर भी कौन सा एंगल होगा, y। वो क्या हो गया हमारा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यहाँ पर अगर हम लिखे उसी चीज को, एंगल DCA बराबर होगा किसके, एंगल BAC के, जो किसके बराबर है, x के। ठीक है। जिसको हमने x लेट करा है, तो लेट से इज इक्वल टू में x। ठीक है। हमने ये कहा है कि जो हमारा एंगल DCA है वो बराबर है BAC के, जिसको हमने x लेट करा है। सेम अगर यहाँ पर भी हम देखें, अगर AD हमारा किसके पैरेलल है, BC के, तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा एंगल BCA है वो बराबर है किसके, एंगल DAC के, जिसको हमने क्या लेट कर रखा है, y। ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को जोड़े तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि एंगल DCA प्लस एंगल BCA बराबर है एंगल BAC प्लस एंगल
DAC के, ठीक है। DCA किसके बराबर है? x के। BCA किसके बराबर है? y के। यानी इधर भी हो गया x प्लस वाई, उधर भी हम देखें तो ये हो जाएगा हमारा एंगल x प्लस एंगल y। अब अगर ध्यान से देखें तो DCA और BCA, यानी यहाँ पे अगर हम देखें DCA और BCA की मदद से कौन सा एंगल बन रहा है? वो बन रहा है हमारा एंगल C। और सेम उधर अगर हम देखें BAC की मदद से और DAC की मदद से बन रहा है हमारा एंगल A। तो यहाँ पे हमने क्या प्रूव करा कि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं? इक्वल। नेक्स्ट थ्योरम नंबर 5 में बोला रखा है इन अ क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स। देखो क्वाड्रिलेटरल के अंदर जिनके अपोजिट एंगल्स का पेयर है वो क्या होगा? इक्वल। तो हमें ये शो करना है कि वो क्या होगा? एक पैरेललोग्राम, ठीक है। वहां पे हमने अपोजिट एंगल्स को इक्वल करा है क्योंकि वहां ऑलरेडी पैरेललोग्राम गिवन है, लेकिन यहाँ पे ये बोला गया है कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर हमारे जो अपोजिट एंगल्स हैं वो इक्वल हैं तो हमें बताना है कि वो क्या है? एक पैरेललोग्राम। तो सबसे पहले इसकी लेबलिंग करेंगे ए, बी, सी और डी। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर हम एंगल्स की नंबरिंग करेंगे। हमें क्या बोला गया है कि एंगल ए जो है वो एंगल सी के बराबर है। ये हो गया हमारा एंगल नंबर 1, ये हो गया हमारा एंगल नंबर 2, ये हो गया एंगल 3 और ये हो गया हमारा एंगल नंबर 4। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमारा एंगल 1 है वो बराबर है एंगल नंबर 3 के और एंगल नंबर 2 बराबर है एंगल नंबर 4 के, क्योंकि ये हमें ऑलरेडी थ्योरम में गिवन है कि जो हमारे ईच पेयर्स है किसके अपोजिट एंगल्स के वो क्या है? इक्वल। एंगल 1 के अपोजिट एंगल 3, ऐसे ही एंगल 2 के अपोजिट क्या है हमारा? एंगल नंबर 4। अब हम क्या करेंगे? बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करते हैं तो हम देखेंगे कि एंगल नंबर 1 प्लस एंगल 2 साथ में एंगल 3 और एंगल 4, चारों एंगल्स को जोड़ेंगे तो किसके बराबर होगा? 360 डिग्री के बराबर। अब अगर हम ध्यान से ये देखें कि अगर हमारा एंगल 1 ये हो गया, एंगल 2 हो गया और एंगल 3 हमारा किसके बराबर? एंगल नंबर 1। तो हमने यहाँ पर भी एंगल नंबर 1 पुट करा है। सेम एंगल नंबर 4 अगर हमारे एंगल नंबर 2 के बराबर है तो यहाँ पर हमने क्या पुट कर दिया? एंगल 2। अब देखो एंगल वन टू है तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ एंगल 1। सेम यहाँ पे लिखेंगे ट्वाइस ऑफ एंगल 2 इज इक्वल्स टू में 360 डिग्री। 2 को अगर हम कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर बचेगा एंगल 1 एंड एंगल 2 इज इक्वल्स टू में 360 डिग्री। एंगल 1 और एंगल 2 यही रह जाएंगे, ये हमारा 2 360 डिग्री के नीचे चला जाएगा, जिसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा? 180 डिग्री। अगर हम यहाँ पर देखें एंगल 1 और एंगल 2 का सम कितना आ रहा है? 180 डिग्री। और हमें ये चीज भी पता है कि अगर हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का सम 180 डिग्री आता है, मतलब इसका और इसका सम यानी एंगल 1 और एंगल 2 इन दोनों का सम अगर हमारा किसके बराबर आता है? 180 डिग्री के बराबर आता है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो एंगल्स हैं वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। पैरेललोग्राम में क्या होता था कि जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है उनका सम 180 डिग्री के बराबर होता है, तो जो उसके अपोजिट साइड से वो क्या हो जाती है? पैरेलल। तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं अब कि जो हमारा AD है वो किसके पैरेलल हो जाएगा? BC के। AD पैरेलल हो जाएगा BC के। तो अगर हमारा AD BC के पैरेलल है, सेम अगर यहाँ पे हमने 1 और 2 पुट करा है और दोबारा से अगर हम इसी को रिपीट करेंगे वहां पे एंगल नंबर 3 और एंगल नंबर 4 को पुट करेंगे तो ये हम शो कर सकते हैं कि एंगल नंबर 3 बराबर होगा एंगल नंबर 4 के 180 डिग्री के बराबर। तो यहाँ पे जो हमारी लाइन हो जाएगी वो हो जाएगी CD पैरेलल टू AB। अगर चारों लाइन आपस में पैरेलल है तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो हमारा ABCD है वो क्या है? पैरेललोग्राम। अब है हमारी नेक्स्ट थ्योरम नंबर 6। थ्योरम नंबर 6 क्या कहती है? वो ये कहती है कि द डायगोनल्स ऑफ
द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स ईच अदर। अगर हम डायगोनल्स को ड्रॉ करें पैरेललोग्राम के तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं इक्वली। तो यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, पैरेललोग्राम की लेबलिंग करेंगे ए बी सी डी। उसके बाद किसके बारे में बात की गई है, डायगोनल्स के बारे में। तो ए से सी हम अपना एक डायगोनल ड्रॉ करेंगे, सेम ऐसे ही डी से भी हम अपना एक डायगोनल को ड्रॉ करेंगे। ये दोनों डायगोनल आपस में एक दूसरे को कहाँ बाइसेक्ट कर रहे हैं, पॉइंट ओ पर। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि डायगोनल्स एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं, यानी प्रूफ हमें क्या करना है, हमें ये प्रूफ करना है कि जो हमारा ओ ए है वो बराबर है ओ सी के, साथ ही साथ जो हमारा ओ डी है वो बराबर है किसके, ओ बी के। अगर अब हम क्वेश्चन में प्रूफ करें तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ट्राइंगल्स को लेंगे। देखो, इन ट्राइंगल डी ओ सी एंड ट्राइंगल बीओए, डीओसी और बीओए ट्राइंगल में अगर हम देखें ध्यान से तो हम यहाँ ये देख सकते हैं कि जो हमारा डीओसी ये वाला ट्राइंगल है और नीचे एओबी या फिर बीओए ट्राइंगल है, उसमें जो हमारा ये एंगल होगा वो इसके इक्वल होगा। ठीक है, सेम जो हमारा ओ ए बी एंगल होगा वो ओ सी ओ डी सी ओ एंगल के बराबर होगा। क्यों, वर्टिकली अपोजिट, ओ सॉरी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं कि जो इसकी अपोजिट साइड से वो क्या होंगी, इक्वल, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है, एक पैरेललोग्राम। तो यहाँ पर अब हम लिख सकते हैं कि जो हमारा एंगल डी सी ओ है वो बराबर है किसके, एंगल बी ए ओ के। ठीक है, किसकी वजह से, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से। सेम यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं कि सी डी ओ बराबर है किसके, एंगल ए बी ओ के, बाय विच ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। डीसी भी बराबर होगा किसके, ए बी के, क्योंकि हमें ये गिवन है कि ये जो एक क्वाड्रिलेटरल है वो कौन सा है, एक पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा ट्राइंगल डी ओ सी है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्राइंगल बी ओ ए के। कौन से रूल से, एंगल साइड एंगल रूल से। पिछले लेक्चर में हम कॉन्ग्रुएंसी के 4 रूल के बारे में पढ़ चुके हैं, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड एंगल और आरएचएस रूल। तो उसमें से हमने यहाँ पे कौन सा रूल लगाया, एंगल साइड एंगल रूल। तो अब अगर हमारा ट्राइंगल डीओसी बीओए के कॉन्ग्रुएंट है तो हम ये कह सकते हैं बाय सीपीसीटी इसके रिमेनिंग पार्ट्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो सीपीसीटी की वजह से जो हमारा ओए है वो ओसी के बराबर हो जाएगा और जो हमारा ओडी है वो किसके बराबर हो जाएगा, ओबी के। नेक्स्ट है हमारे पास थ्योरम नंबर 7। उसमें क्या बोला गया है, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। अगर हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो हमें ये शो करना है कि वो क्वाड्रिलेटरल कैसा है, पैरेललोग्राम है। तो अभी हमने यहाँ पे क्या शो करा था, यहाँ पे हमने पैरेललोग्राम के डायगोनल्स को इक्वली बाइसेक्ट दिखाया था। अब हमसे बोला गया है कि क्वाड्रिलेटरल के जो डायगोनल्स हैं वो क्या है, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो हमें ये शो करना है कि वो कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, एक पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल है। तो यहाँ पे हमारे पास एक पैरेललोग्राम गिवन है, वो क्या है, ए बी, क्वाड्रिलेटरल गिवन है ए बी सी डी। सबसे पहले डायगोनल्स को ड्रॉ करेंगे, ए सी हमारा एक डायगोनल हो गया, सेम डी भी हमारा दूसरा डायगोनल हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे जो डायगोनल से एक दूसरे को ओ पे बाइसेक्ट कर रहे हैं,
यहाँ पे हम ट्राइंगल लेंगे DOC एंड ट्राइंगल BOA, जैसे हमने पिछले वाले में लिया था DOC और BOA, यहाँ पर भी हम सेम ट्राइंगल लेंगे। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ये क्वाड्रिलेटरल है, तो इसके अपोजिट्स जो साइड्स होंगी वो क्या होंगी, वो जो हमारे डायगोनल्स है वो इक्वली बाइसेक्ट करें, हमें यहाँ पे ये गिवन है, तो ये कह सकते हैं कि जो OD है वो OB के बराबर है, ये ऑलरेडी हमें थ्योरम में गिवन है। साथ ही साथ जो हमारा OA है, जो हमारा OC है वो OA के बराबर है, ये भी हमें ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो एंगल DOC है वो बराबर होगा किसके, एंगल BOA के, कौन से किसकी वजह से, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, क्योंकि अगर दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हो तो इंटरसेक्शन पॉइंट पे जो भी हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो हमारा एंगल DOC है वो किसके बराबर है, एंगल BOA के। तो यहाँ पे एक कंक्लूजन निकलता है, वो ये है कि जो हमारा ट्राइंगल DOC है वो कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, ट्राइंगल BOA के, बाय विच रूल, साइड एंगल साइड रूल। हमारे पास वो साइड्स कौन सी है, वो साइड्स है हमारी, ये देखो OD किसके बराबर है, OB के, और जो हमारा OA है वो किसके बराबर है, OC के। तो अगर हमारे ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो हम ये कह सकते हैं कि बाय CPCT जो हमारा एंगल सी डी एंगल DCO है वो बराबर होगा किसके, एंगल BAO के। किस रूल से, किसकी वजह से, CPCT की वजह से। और हमें ये देखने को मिल रहा है कि जो DCO है यानी ये वाला एंगल DCO, इस एंगल के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। इस एंगल की DCO बराबर है किसके, BAO के। अगर ये दोनों आपस में बराबर है, और ये कौन से एंगल की फॉर्मेशन कर रहे हैं, ये फॉर्मेशन कर रहे हैं हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की। अगर ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की फॉर्मेशन कर रहे हैं तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं DC किसके पैरेलल होगा, AB के। सेम अगर इसको हम दोबारा रिपीट करते हैं, ट्राइंगल कौन सा लेते हैं, DOA और BOC, तो वहां से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं, अगर हमारा ट्राइंगल DOA कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, ट्राइंगल BOC के, तो वहां से हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा AD है वो पैरेलल होगा किसके, BC के। सो ABCD इज अ पैरेललोग्राम। अब हमारे पास नेक्स्ट है थ्योरम नंबर 8, जिसमें क्या बोला गया है, उसमें बोला गया है हमारे पास अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम
ठीक है। बोला गया है क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम, जो हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है वो पैरेललोग्राम है। और साथ ही साथ बोला गया है इफ इट्स वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज इक्वल एंड पैरेलल। हमें ये बोला गया है कि अगर हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है जो क्या है पैरेललोग्राम, इफ इट्स वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज इक्वल एंड पैरेलल, मतलब अगर एक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल है तो वो कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, वो है हमारा पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ पे हमें करना क्या है, यहाँ पे हमें एक पैरेललोग्राम गिवन है ए बी सी डी, ये हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है, कौन सा, ए बी सी डी। अब हम यहाँ पे एक डायगोनल को ड्रॉ करेंगे, वो क्या है, ए सी एक हमारा डायगोनल हो गया। यहाँ पे अगर हम देखें इन ट्राइंगल, जो हमारा ए डी सी है वो कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, ट्राइंगल ए बी सी के। वो कैसे होगा, देखो वो इस तरीके से होगा, जो हमारा डीसी है वो बराबर है ए बी के, क्यों, क्योंकि ये हमें ऑलरेडी गिवन है। डीसी ए बी के क्या होगा, बराबर होगा। साथ ही साथ जो हमारा एंगल डी सी ए है वो बराबर होगा किसके, एंगल बी ए सी के। कौन से एंगल की वजह से, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि जो हमारा एसी है वो दोनों में क्या है, कॉमन है। तो जो हमारा ट्राइंगल एडीसी है वो ट्राइंगल एबीसी के कॉन्ग्रुएंट हो गए, कौन से रूल से, साइड एंगल साइड रूल से। अब हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा सीपीसीटी यानी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल की मदद से जो हमारा सीबी है वो किसके बराबर हो जाएगा, एडी के। ए डी के। अगर ये दोनों एंगल आपस में बराबर, साइड्स दोनों आपस में बराबर हैं, तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो हमारा एंगल बी सी ए है वो बराबर होगा किसके, एंगल डी ए सी के। और अगर ये दोनों एंगल हमारे आपस में बराबर हैं तो जो हमारी साइड्स होगी वो ए डी जो है वो पैरेलल हो जाएगा किसके, बी सी के। देखो क्या बोला गया है, हमें यहाँ पे ये कहा गया है कि अगर हमारा सी बी बराबर है ए डी के, सी बी बराबर है किसके, ए डी के, अगर ये इसके बराबर है तो यानी हमारा जो बी सी ए एंगल है, बी सी ए एंगल ये किसके बराबर होगा, डी ए सी के। हमें पता है कि ये जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है वो पैरेललोग्राम है, तो यह दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। कौन सी एंगल की वजह से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से। तो ये भी कहा जा सकता है कि जो हमारा एडी है वो पैरेलल होगा किसके, बीसी के। साथ ही साथ जो हमारा सीडी है वो भी पैरेलल होगा किसके, एबी के। यहाँ पे ये हो गया हमारा फर्स्ट और ये हो गया हमारा सेकंड। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि ए बी सी डी क्या है, ए बी सी डी एक हमारा क्या है, पैरेललोग्राम। देखो क्वेश्चन जो हमारा थ्योरम 8 है उसमें ये बोला गया है कि जो हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है वो पैरेललोग्राम तब होगा जिसके अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होगी। तो यहाँ पे हमने क्या करा है, एडीसी को एबीसी के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करा है बाय साइड एंगल साइड रूल। और वहां पे हमें दे रखा है कि जो ये क्वाड्रिलेटरल है तो इसके अपोजिट साइड भी कैसे होंगी, इक्वल है। तो यानी जो हमारा सीबी है वो किसके बराबर है, एडी के बराबर है। अगर सीबी एडी के बराबर है तो हम देखेंगे कि इसी ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंट होने की वजह से सीपीसीटी की मदद से जो हमारा बीसीए एंगल है वो डीएसी के बराबर हो जाएगा, जिसकी मदद से जो हमारा एडी लाइन है वो किसके पैरेलल हो जाएगी, बीसी के। सेम अगर हम फिर से करेंगे तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो हमारा CD है वो AB के पैरेलल है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ये जो हमारे पैरेलल लाइंस है आपस में पैरेलल हो जाने की वजह से जो हमारा ABCD है वो एक क्या कहलाएगा, एक पैरेललोग्राम कहलाएगा। तो यहाँ पे हमने किसके बारे में बात की थी, जो हमारा क्वाड्रिलेटरल ABCD है वो क्या है, एक पैरेललोग्राम है।
तो यहाँ पे हमारा क्वाड्रिलेटरल की जितनी भी थ्योरम्स थी वो पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलेंगे। वो क्या है? सेकंड टॉपिक हमारा मिड पॉइंट थ्योरम। तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलती है? मिड पॉइंट थ्योरम में बोला गया है द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट। देखो ये जो हमारी स्टेटमेंट है वो ये कहती है कि हमारे पास मानो एक ट्राइंगल है। अब क्या बोला गया है कि इस ट्राइंगल में अगर हम इसके मिड से, ठीक है, ये हमारे पास एक ट्राइंगल हो गया ए बी और सी। द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स, दो साइड्स के मिड पॉइंट है। जैसे ए बी का मिड पॉइंट माना हमारे पास ये हो गया डी। सेम हमारा ए सी का मिड पॉइंट यहाँ पे हो गया एफ। यानी अगर हम यहाँ से यहाँ पे एक लाइन को ज्वाइन करते हैं, ये हो गया हमारा डी और यहाँ पे हो गया हमारा ई। ठीक है, तो हमने क्या करा है, ए बी और बी सी हमारी दो वो साइड्स हो गए जिनके मिड पॉइंट्स को हमने जोड़ा है। तो ये बोला गया है कि उन मिड पॉइंट्स को जोड़ने की वजह से जो हमारी ये लाइन ड्रॉ करेगी वो पैरेलल होगी थर्ड साइड के, साथ ही साथ इक्वल टू हाफ ऑफ इट होगी। मतलब हमसे ये क्या बोला गया है, प्रूफ में ये बोला गया है कि जो हमारा डीई है वो पैरेलल होगा किसके, बीसी के, और साथ ही साथ जो हमारी डीई हैगी वो हाफ हो जाएगी उस लाइन के। मतलब ये जो हमने लाइन ड्रॉ करी है मिड पॉइंट की मदद से वो पैरेलल हो जाएगी तीसरी साइड के, और जो हमारी इसकी वैल्यू है वो इस वाले बीसी की कंपैरिजन में क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन हम क्या करेंगे, एक लाइन को प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। इस सी वाली लाइन को ऊपर की तरफ एक्सटेंड करेंगे, साथ ही साथ हम इस ई लाइन को भी एक्सटेंड करेंगे एक पॉइंट पर, और उस पॉइंट का क्या नाम देंगे, एफ। तो यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्शन में क्या करा है, प्रोड्यूस करा है एक लाइन सेगमेंट डीई टू एफ। मतलब जो हमारी डीई लाइन सेगमेंट है उसको एफ तक प्रोड्यूस करा है, सच डेट वो भी इस तरीके से कि जो हमारा डीई है वो किसके बराबर आएगा, ईएफ के। मतलब जो हमारी ये वाली लाइन है, ये डीई जो है वो ईएफ के क्या है, इक्वल है। और उसके बाद हमने क्या कर दिया है, ज्वाइन कर दिया है एफ को सी से। अब देखो, अगर ई हमारा जो है किसका मिड पॉइंट है, एसी का, अगर ई हमारा एसी का मिड पॉइंट है तो हम ये कह सकते हैं कि एई किसके बराबर होगा, ईसी के। ठीक है, अब देखो, अब हम यहाँ पे देखेंगे, ए बी सी, उसके बाद एक हमारा पॉइंट है इसमें डी, और एक है हमारा पॉइंट ई। ठीक है, जिसमें हमने डी को ई से ज्वाइंट किया, और साथ ही साथ हमने ई को ऐसे प्रोड्यूस करा है एफ तक की, जो हमारी डी ई है वो किसके बराबर है, ई एफ के, और हमें पता है ए ई किसके बराबर है, ई सी के। ठीक है, अब देखो, अब हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, अब हम देखेंगे कि इन ट्राइंगल ए ई डी एंड ट्राइंगल ई एफ सी, अगर हम इस ट्राइंगल को अलग से ड्रॉ करें तो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा। ये हो गया हमारा ए, ये हो गया हमारा डी,
ये हो गया ई, साथ ही साथ ये एफ है और ये है हमारा सी। यहाँ पे हम देखेंगे कि डीई किसके बराबर है, ईएफ के, और एई किसके बराबर है, ईसी के। तो यहाँ पे अगर हम ये चीज लिखें कि एई किसके बराबर है, ईसी के, क्यों? क्योंकि ये किसके मिड पॉइंट की वजह से हुआ है, मिड पॉइंट ई की वजह से। साथ ही साथ हम ये कह सकते हैं कि हमारा एंगल ए ई डी जो है वो बराबर होगा किसके, एंगल एफ ई सी के। किसकी वजह से? वर्टिकली अपोजिट एंगल की मदद से। अब ये वर्टिकली अपोजिट एंगल बनकर देखो, एईडी और एफईसी, यानी ये एंगल इसके बराबर है किसकी मदद से, वर्टिकली अपोजिट एंगल की मदद से। और हम यहाँ ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा डीई है वो ईएफ के बराबर है, क्यों? क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन ही ऐसे करी थी कि जो हमारा डीई की लेंथ है वो किसके बराबर हो जाए, ईएफ के। तो अब हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो हमारा ट्राइंगल ए ई डी है वो किसके कॉन्ग्रुएंट है, ट्राइंगल एफ ई सी या फिर ई एफ सी के। कौन से रूल से? वो है हमारा साइड एंगल साइड रूल। अब अगर हमारे ये जो ट्राइंगल्स हैं आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो यहाँ पे एक चीज और निकल के आती है कि जो सीपीसीटी है, सीपीसीटी की मदद से जो हमारा एडी है वो किसके बराबर हो जाएगा, सीएफ के। यानी जो हमारी ये लेंथ है एडी, एडी वाली जो लेंथ है, एडी किसके बराबर हो जाएगा, सीएफ के। साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा एंगल ए डी ई है वो किसके बराबर हो जाएगा, एंगल सी एफ ई के। यानी यहाँ पे कौन से एंगल के बारे में बात हो रही है, ए डी ई। ए डी ई किसके बराबर हो जाएगा, सी एफ ई, यानी इस एंगल की। यहाँ पर अगर हम ड्रॉ करें तो जो ये वाला एंगल है वो किसके बराबर होगा, इस एंगल के। अगर ये दोनों एंगल्स बराबर है तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो लाइन जा रही है ये एक दूसरे के क्या हो जाएगी, पैरेलल। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, वो ये निकलता है जिसकी मदद से जो हमारा एडी है वो किसके पैरेलल हो जाएगा, सीएफ के। तो देखो हमने यहाँ पे क्या देखा, बाय सीपीसीटी, सीपीसीटी की मदद से क्या हो रहा था कि जो हमारा एडी है वो किसके बराबर आ रहा था, सीएफ के। साथ ही साथ हम ये भी देख रहे थे कि जो हमारा एडीई एंगल है यानी एडीई, ये एंगल किसके बराबर आ रहा था, ईएफसी के या फिर सीईएफ के। जिसकी वजह से जो हमारा एडी है वो पैरेलल हो जा रहा था सीएफ के। ठीक है, क्योंकि वो कौन से एंगल की फॉर्मेशन हो रही है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की। अब अगर हम यहाँ पे देखें, अगर हमारा डी है मिड पॉइंट किसका, एबी का, तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि एडी किसके बराबर होगा, बीडी के। ठीक है, अगर हमारा एडी बीडी के बराबर है और एडी सीएफ के बराबर है, जिसकी वजह से जो हमारा एडी है वो पैरेलल हो जाएगा सीएफ के। तो यहाँ पे अगर हम एडी की जगह बीडी की वैल्यू को पुट करें तो बीडी बराबर हो जाएगा सीएफ के, जिसकी वजह से जो हमारा बीडी है वो पैरेलल हो जाएगा किसके, सीएफ के। यानी जो ये वाली लाइन है वो किसके पैरेलल हो जाएगी, सीएफ के पैरेलल हो जाएगी।
अगर उसके अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा क्वाड्रिलेटरल बन रहा है वो कौन-सा बीडीएफसी वो क्या है? बीडीएफसी एक तरीके का हमारा क्या है पैरेललोग्राम क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हमारा डीएफ है अगर ये इसके पैरेलल है तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो हमारा डीएफ है वो किसके पैरेलल हो जाएगा बीसी के और साथ ही साथ जो हमारा बीडी है वो किसके भी पैरेलल है सीएफ के। तो यहाँ से एक चीज और निकल के आती है अगर हमारा डीएफ बीसी के पैरेलल है तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि डीएफ हमारी पूरी लेंथ हो गई तो डीई भी किसके पैरेलल हो जाएगी बीसी के। तो हमारी ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट थी थ्योरम की वो यही थी कि हमें डीई को किसके पैरेलल प्रूफ करना था बीसी के। तो यहाँ पे हमने डीई को बीसी के पैरेलल प्रूफ कर दिया क्यों क्योंकि हमने सबसे पहले बीडीएफसी को पैरेललोग्राम प्रूफ करा जिसकी मदद से उसके अपोजिट साइड्स भी क्या हो गई पैरेलल। तो अगर हमारी पूरी लेंथ बीएफ बीसी के पैरेलल है तो उसकी हाफ लेंथ यानी डीई भी किसके पैरेलल होगा बीसी के। अब दूसरी स्टेटमेंट उसमें ये बोली गई थी कि ये जो डीई है वो बीसी की लेंथ के हाफ होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें जो हमारा डीएफ है वो किसके बराबर है बीसी बीसी के। अगर हमारा बीडीएफसी एक पैरेललोग्राम है तो इसके अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी तो हम ये कह सकते हैं कि जो डीएफ है वो किसके बराबर होगा बीसी के। अब बारी आती है डीएफ की तो डीएफ क्या होगा डीएफ जो था हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि डीई किसके बराबर था ईएफ के। ठीक है जो हमारा डीएफ है वो किसकी वजह से बन रहा है वो बन रहा है हमारा डीई और ईएफ को जोड़ के जो किसके बराबर है बीसी के। डीई को अगर हम ट्वाइस लिख दे या फिर हम यहाँ पे ये देखें कि हम ईएफ की जगह पर भी डीई को मेंशन करें तो डीई प्लस डीई बराबर होगा किसके बीसी के। तो ये लिख सकते हैं कि जो ट्वाइस ऑफ डीई है वो किसके बराबर है बीसी के। अगर हम डीई को यहीं पे छोड़े तो ये हमारा उधर चला जाएगा जो किसके बराबर आ जाएगा हाफ ऑफ बीसी के। तो यहाँ पे हमने अपने थ्योरम की सेकंड स्टेटमेंट को भी प्रूव कर दिया है वो क्या है वो ये है कि अगर हम किसी ट्राइंगल की दो साइड से मिड पॉइंट को जोड़ते हैं जिसकी वजह से जो हमारी लाइन ड्रॉ होगी वो थर्ड लाइन के पैरेलल होगी और उसके इक्वल एंड हाफ होगी। तो हमने यहाँ पे वही प्रूव करा है कि जो हमारी डीई है वो पैरेलल है बीसी के और साथ ही साथ डीई की वैल्यू हाफ ऑफ द बीसी भी है।
बारी आती है हमारे पास नेक्स्ट थ्योरम की, वो क्या है, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। पहले हमने क्या प्रूफ करी, पहले हमने मिड पॉइंट थ्योरम को प्रूफ करा। अब हमें उसी थ्योरम का क्या प्रूफ करना है, कन्वर्स प्रूफ करना है। यानी मिड पॉइंट थ्योरम में क्या बोला गया था, उसमें ये बोला गया था कि अगर हम दो साइड के मिड पॉइंट से एक लाइन को ड्रॉ करते हैं, तो जो वो लाइन ड्रॉ होगी वो तीसरी साइड के पैरेलल होगी और उसी साइड की वैल्यू के हाफ के बराबर होगी। ठीक है, अब हमें क्या बोला गया है मिड पॉइंट थ्योरम में, उसमें ये कहा गया है, the line draw through the midpoint of one side of a triangle parallel to another side intersects the third side at its midpoint। ठीक है, देखो अब हम सबसे पहले यहाँ पे एक ट्राइंगल को ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, ये हमारा एक ट्राइंगल हो गया, इसको अगर हम अब हम नेमिंग करेंगे, वो हो गया ए बी सी। देखो अब हमारी स्टेटमेंट को दोबारा से रीड करते हैं। स्टेटमेंट पे बोला गया है, द लाइन ड्रॉ थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। माना ए बी का जो मिड पॉइंट है वो यहाँ पर है ई। ठीक है, अब हम यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे जो पैरेलल होगी दूसरी साइड के, यानी जो यहाँ पे यहाँ से हमने एक लाइन ड्रॉ करी है इस तरीके से, वो इस दूसरी वाली लाइन के क्या होगी, पैरेलल होगी। और हमें ये प्रूफ करना है कि वो इंटरसेक्ट कर रही है तीसरी साइड को उसके मिड पॉइंट पे। तो माना जो हमने ये लाइन ड्रॉ करी वो एसी पे इंटरसेक्ट कर रही है एफ पर, और हमें ये प्रूफ करना है। देखो हमें इसमें गिवन क्या है, गिवन ये दे रखा है कि जो हमारा ईएफ है वो किसके पैरेलल है, बीसी के। साथ ही साथ अगर हमारा ईएफ किसके पैरेलल है, बीसी के, तो अब हमें क्या करेंगे, देखो कंस्ट्रक्शन कर हमें ये शो करना है कि जो हमारा एएफ है वो किसके बराबर है, एफसी के। क्योंकि क्वेश्चन सॉरी थ्योरम में ये बोला गया है कि अगर हम किसी भी ट्राइंगल के एक साइड के मिड पॉइंट से एक लाइन को ड्रॉ करते हैं दूसरी साइड तक, जो हमारी लाइन होगी वो तीसरी साइड के पैरेलल होगी, और जो लाइन हमारी इस साइड को या फिर ये बोला जा सकता है कि अगर हम किसी एक साइड से ट्राइंगल के एक लाइन को ड्रॉ करते हैं तो वो तीसरी साइड को उसके मिड पॉइंट पे बाइसेक्ट करेगी या इंटरसेक्ट करेगी, जिसकी मदद से जो हमारी ऊपर वाली इक्वल जो साइड है वो नीचे वाली साइड के इक्वल होगी, यानी एएफ किसके बराबर होगा, एफसी के। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, ए बी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे, किधर से, सी से। यहाँ पे हमने क्या करा, एक लाइन को ड्रॉ करा है। सी एम एक लाइन है, ठीक है, जो हमने ए बी के पैरेलल ड्रॉ करी है। उसके बाद हमने क्या करा है, एफ को ऐसे प्रोड्यूस करा है जिससे जो हमारा ये एफ ई है वो पैरेलल हो जाएगा किसके, बीसी के। तो यहाँ पे अगर हम कंस्ट्रक्शन में लिखें तो कंस्ट्रक्शन में क्या है कि हमने ड्रॉ करा है क्या, सी एम पैरेलल टू ए बी। ठीक है, उसके बाद हमने एक लाइन को ड्रॉ करा है। ड्रॉ अ लाइन थ्रू एफ सच दैट, हमने इस तरीके से एफ को ड्रॉ करा है क्योंकि एफ क्या है, हमारा एफ इज मिड पॉइंट ऑफ एसी, जिसकी वजह से हमें ये भी पता है कि जो हमारा ई एफ है या एफ ई है वो किसके पैरेलल है, बीसी के। ठीक है, अब हम ये कह सकते हैं, नाउ जो हमारा ईडी भी होगा वो पैरेलल हो जाएगा बीसी के। अगर हमारा ईएफ जो है बीसी के पैरेलल है तो हम ये कह सकते हैं ईडी बीसी के पैरेलल है, जिसकी वजह से
देयरफॉर जो हमारा एंगल सी बी ए है वो बराबर हो जाएगा किसके, एंगल एफ ई ए के। देखो सी बी ए यानी इस वाले एंगल की वैल्यू बराबर हो जाएगी किसके, एफ ई ए के। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या करा, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करी। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या करा, सीएम को एबी के पैरेलल बनाया और साथ ही साथ हमने ये देखा कि ईएफ जो है बीसी के पैरेलल है, तो ईडी भी किसके पैरेलल होगा, बीसी के। अगर ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, ए भी हमारा ट्रांसवर्सल है, तो जो एंगल सी बी ए है वो बराबर होगा किसके, एंगल एफ ई ए के। किसकी मदद से, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की मदद से। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, यहाँ पर हमने ये देखा कि जो हमारा एंगल सी बी ए है वो बराबर है किसके, एंगल एफ ई ए के। और यहाँ पे हमने उसी डायग्राम को फिर से ड्रॉ करा। अब हम इसके आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये देख सकते हैं कि जो हमारा ए बी है वो पैरेलल है किसके, सीएम के। बाय कंस्ट्रक्शन हमने क्या करा, सीएम को इस तरीके से ड्रॉ करा कि वो किसके पैरेलल होगा, ए बी के पैरेलल होगा। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि ए बी पैरेलल है सीएम के बाय कंस्ट्रक्शन। तो जो हमारा एंगल ए ई डी होगा वो बराबर होगा एंगल सी डी ई के। एंगल ए ई डी जो है वो बराबर होगा एंगल सी डी ई के, यानी ये वाला जो एंगल है वो इसके बराबर होगा। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे हमारी एक पैरेलल लाइन बन रही है ए बी और एक पैरेलल लाइन बन रही है हमारी एम सी। ठीक है, यहाँ पे हमारा पैरेलल के साथ अगर देखें तो हमारा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की फॉर्मेशन हो रही है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि एंगल ए ई डी जो है वो सी डी ई के बराबर है। तो साथ ही साथ जो हमारा एंगल ए ई एफ है वो भी बराबर होगा किसके, एंगल सी डी एफ के। अगर ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के बराबर है तो हम ये भी कह सकते हैं ए ई एफ जो है वो बराबर होगा सी डी एफ के। ठीक है, सो बी ई सी डी इज पैरेललोग्राम। तो जो हमारा बी ई सी डी है वो क्या हो जाएगा, वो एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। अब देखो अगर ये हमारा पैरेललोग्राम है तो ये कह सकते हैं कि जो हमारा सी डी ई है वो किसके पैरेलल होगा, अगर हमारा बी ई सी डी यानी बी ई सी डी क्या है, वो एक तरीके का क्या है, पैरेललोग्राम। अगर वो पैरेललोग्राम है तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा सी डी है वो किसके बराबर होगा, ई बी के। सी डी जो है वो किसके बराबर होगा, ई बी के, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स भी कैसी होती है, इक्वल। अब अगर हम यहाँ पे देखें, सिंस ई इज द मिड पॉइंट, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो यहाँ पे जो हमारा ई है वो मिड पॉइंट है किसका, ए बी का। अगर ई ए बी का मिड पॉइंट है तो ये कह सकते हैं कि जो हमारा ई बी की वैल्यू है वो बराबर होगी किसके, ए ई के। यानी ई बी वाली जो लेंथ है, ई बी ये वाली जो लेंथ है वो किसके बराबर होगी, ए ई के। नाउ इन ट्राइंगल ए ई एफ एंड ट्राइंगल सी डी एफ। ठीक है, अगर हम ए ई एफ और सी डी एफ के बारे में बात करें तो हम ये कह सकते हैं इस ट्राइंगल के अंदर
कि जो हमारा एंगल ए ई एफ है वो बराबर है किसके, एंगल सी डी एफ के। ए ई एफ किसके बराबर है, सी डी एफ के। ठीक है, कौन सी, इसको अगर हम यहाँ पे नंबरिंग करें, देखो ये जो हमारा एंगल सी बी ए एफ ई ए के बराबर, ये हो गया हमारा नंबर 1, ये हो गया हमारा नंबर 2। तो यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम सेकंड। अब वहीं अगर हम देखें तो हमारा एंगल ई ए एफ बराबर है किसके, एंगल डी सी एफ के। ठीक है, ई ए एफ जो है वो किसके बराबर है, डी सी एफ के। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे पहले हम ट्राइंगल को अलग से बनाएंगे फिर उसके बाद करेंगे ताकि और अच्छे से समझ में आए। तो हमने कौन से ट्राइंगल लिए थे, देखो वही ट्राइंगल है हमारे पास, ए ई एफ एंड ट्राइंगल सी डी एफ। ठीक है, ए ई एफ और सी डी एफ। अब हम क्या करेंगे, इस ट्राइंगल को अलग से ड्रॉ करते हैं। ये हो गया हमारा ट्राइंगल ए ई एफ और सी डी एफ। ठीक है, अब देखो, अब हम इसमें इक्वल के बारे में बात करेंगे। इन ट्राइंगल ए एफ एंड ट्राइंगल सी डी एफ, ए एफ और सी डी एफ में अगर हम देखें, जो हमारा एंगल ए ई एफ है वो बराबर होगा किसके, एंगल सी डी एफ के। ठीक है, किसकी वजह से, फ्रॉम सेकंड। ए ई एफ यानी ये वाला एंगल किसके बराबर है, सी डी एफ के। साथ ही साथ अगर हम देखें तो हमारा एंगल ई ए एफ भी बराबर होगा किसके, एंगल डी सी एफ के। वो कौन सा एंगल है देखेंगे, ई ए एफ यानी ये वाला जो एंगल है वो किसके बराबर है, डी सी एफ। क्यों, क्योंकि जो हमारी ए बी वाली लाइन थी वो किसके पैरेलल थी, सी एम के। अगर हमारा ए बी सी एम के पैरेलल है तो ये कौन से एंगल की फॉर्मेशन है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की। ठीक है, साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि जो हमारा ए ई है वो किसके बराबर है, सी डी के। ये हम ऑलरेडी किस क्या कर चुके हैं, प्रूफ कर चुके हैं। देखो यहाँ पर हमने करा था प्रूफ, ए इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अगर ई हमारा मिड पॉइंट है ए बी का, तो यहाँ पे हम देखेंगे, देखो अगर ई बी हमारा किसके बराबर है, ए ई के। यहाँ पे अगर हम देखें ई बी किसके बराबर है, ए ई के, तो हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, जो हमारा ई बी है वो किसके भी बराबर होगा, सी डी के। यानी सी डी भी किसके बराबर होगा, ए ई के। क्योंकि जो हमारा बीई सी डी है वो क्या है, एक तरीके का पैरेललोग्राम। या फिर यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे हमें गिवन है ईबी किसके बराबर है, एई के। तो क्या हम इस ईबी की जगह पे सीडी की वैल्यू रख सकते हैं, तो इससे ये प्रूफ होता है कि सीडी भी किसके बराबर हो जाएगा, एई के। उसी को हमने यहाँ पे पुट करा है, क्या करा है कि जो हमारा एई है वो सीडी के बराबर है, जिसको हम प्रूफ कर चुके हैं। तो जो हमारा ट्राइंगल ए ई एफ है वो क्या हो जाएगा, वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल किसके, सी डी एफ के। बाय विच रूल, एंगल साइड एंगल रूल। यहाँ पे हमने कौन सी साइड ली है, हमने इस साइड के बारे में बात की है। तो एंगल साइड एंगल रूल से हमारा ए ई एफ जो ट्राइंगल है
वो सी डी एफ के क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा। तो यहाँ पे अब हम प्रूफ कर सकते हैं सीपीसीटी की मदद से कि जो हमारा एफ सी है वो किसके बराबर होगा, ए एफ के। और यही हमें क्या करना था थ्योरम में प्रूफ, उसमें यही बोला गया था कि अगर हमारे पास कोई ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल की एक मिड पॉइंट से हम दूसरे मिड पॉइंट तक लाइन को ड्रॉ करते हैं, तो वो लाइन तीसरी साइड को इक्वल इंटरसेक्ट करे, यानी हमें इसी लाइन को ए एफ को किसके इक्वल प्रूफ करना था, एफ सी के, जो हम यहाँ पे प्रूफ कर चुके हैं। लास्ट थ्योरम हमारे पास कौन सी है, वो है हमारी इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम, ठीक है। तो हमने सबसे पहले टू क्वाड्रिलेटरल के थ्योरम्स के बारे में बात करा, उसके बाद हमने मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद हमने कन्वर्जन ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ा। अब हमारे पास लास्ट थ्योरम बचती है इस चैप्टर की, वो कौन सी है, इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम। तो इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम में क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है इफ देयर आर थ्री और मोर पैरेलल लाइंस एंड the intercepts made by them on one transversal are equal, then the intercepts of any another transversal are also equal। देखो क्या बोला गया है स्टेटमेंट में, इसमें ये बोला गया है कि मानो 'There are three or more parallel lines and the intercept made by them on one transversal were equal। देखो कितनी पैरेलल लाइंस है, तीन पैरेलल लाइंस है। अगर हम इन पैरेलल लाइंस को ड्रॉ करें, 1, 1, 2 और 3,
ये 3 पैरेलल लाइन्स है एंड द इंटरसेप्ट्स मेड बाय देम ऑन वन ट्रांसवर्सल, मतलब ये हमारी अगर पैरेलल लाइन्स है, इसमें एक ट्रांसवर्सल जा रही है हमारी कुछ इस तरीके से, आर इक्वल, देन द इंटरसेप्ट ऑन एनी अनदर ट्रांसवर्सल आर आल्सो इक्वल, और हमारे पास एक ट्रांसवर्सल ये दे रखा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे क्या बोला गया, हमारे पास 2 लाइन्स हैं, 3 लाइन्स हैं, एक हो गई हमारी L1, एक हो गई हमारी L2 लाइन और एक हो गई हमारी L3। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं L1 इज पैरेलल टू L2 एंड L2 इज आल्सो पैरेलल टू L3, मतलब ये 3 लाइन्स क्या है, आपस में पैरेलल है। इस पैरेलल होने की मदद से हम यहाँ पे देखते हैं ये जो ट्रांसवर्सल है हमारी, एक है ट्रांसवर्सल हमारी ए, एक है ट्रांसवर्सल बी। ये हमारी पैरेलल लाइन्स को P, Q और आर में इधर इंटरसेप्ट कर रही है। सेम जो बी ट्रांसवर्सल है वो पैरेलल लाइन को के, एम और एन में इंटरसेप्ट कर रही है। अब देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें ये बोला गया है, देखो थ्योरम में बोला गया है यहाँ पे 3 से ज्यादा लाइंस है एंड द इंटरसेप्ट्स मेड बाय देम ऑन वन ट्रांसवर्सल आर इक्वल, देन द इंटरसेप्ट ऑन एनी अदर ट्रांसवर्सल आर आल्सो इक्वल। देखो क्वेश्चन में गिवन है कि जो यहाँ पे हमारा ट्रांसवर्सल बन रहा है पी क्यू, वो इक्वल है किसके, क्यू आर के। ये हमारी पैरेलल लाइंस हो गई जिसमें ए हमारा ट्रांसवर्सल है, उस ट्रांसवर्सल की मदद से जो हमारे इंटरसेप्ट बन रहे हैं यानी पी क्यू किसके बराबर है, क्यू आर के। और हमें ये बोला गया है कि अगर दूसरी ट्रांसवर्सल ट्रांसवर्सल भी उस पैरेलल लाइन पे बनती है तो ये शो करना है कि वो भी क्या होगी, इक्वल। तो हमें यहाँ पे प्रूफ क्या करना है, हमें यहाँ पे प्रूफ करना है कि के एम किसके बराबर है, एम एन के। अब अगर हम यहाँ पे इसके सॉल्यूशन के बारे में बात करें कि इसको प्रूफ कैसे करेंगे, तो इसका प्रूफ है इफ Q इज मिड पॉइंट ऑफ पी आर। अगर हम यहाँ पे देखें, अगर इस ट्राइंगल को देखें, इन ट्राइंगल पी आर एन में अगर हमारा Q मिड पॉइंट है किसका, पी आर का, एंड साथ ही साथ जो हमारा ओ क्यू है वो पैरेलल है किसके, आर एन के। ठीक है, जो हमारी ये वाली साइड है ओ क्यू वाली वो किसके पैरेलल है, आर एन वाली साइड के पैरेलल है। सो ओ मस्ट बी, तो जिसकी वजह से जो हमारा ओ होगा वो मिड पॉइंट होगा किसका, पीएन का। ठीक है, जो हमारा ओ है वो पीएन का क्या होगा, मिड पॉइंट। ठीक है, अगर ये हमारे पास मिड पॉइंट है और यहाँ पे हम अपने ट्राइंगल को ड्रॉ करें, वो क्या है, पी के एन, और यहाँ से हमारी क्या लाइन जा रही है, एम ओ। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये किसके बराबर होगा, देखो इसमें हमारे पास यूजिंग कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लग रही है। इसमें क्या बोला गया है, अगर क्यू हमारा मिड पॉइंट है किसका, पी आर का, और वही ओ क्यू हमारा पैरेलल है किसके, आर एन के। ठीक है, अगर ये इसके पैरेलल है तो यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं, यूज कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम के कन्वर्स की मदद से जो हमारा के एम है वो किसके पैरेलल हो जाएगा, एम एन के। अब देखो क्या बोला गया है, अगर हम इस ट्राइंगल के बारे में बात करें कि पी के एन में अगर हमारा जो ओ है, ये जो ओ है वो पी एन का क्या है, मिड पॉइंट है। अगर ये पी एन का मिड पॉइंट है तो हमें पता है कि कन्वर्स में क्या कर रहे थे कि हम ट्राइंगल की एक मिड पॉइंट से दूसरे मिड पॉइंट पे अगर एक लाइन को ड्रॉ करते हैं तो वो उस लाइन को इक्वली बाइसेक्ट या इंटरसेक्ट करती है। तो यहाँ पर भी वही हुआ है कि जो ओ है वो हमारा पी एन का मिड पॉइंट है, जिस पी एन की मदद से हमने, जिसमें ओ से हमने एम पे एक लाइन को ड्रॉ करा है जो के एन को इक्वल इंटरसेप्ट कर रहा है, यानी के एम और एम एन को इक्वल बराबर ही बांट रहा है। तो उसको हम क्या बोलेंगे कि वहां पे एम क्या है, हमारा एक मिड पॉइंट है।
तो जो हमारे इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम है, पेपर के अकॉर्डिंग अगर हम इसमें देखें तो पेपर में इसमें से क्वेश्चंस आते हैं इसकी एप्लीकेशन बेस पर, लेकिन थ्योरम नहीं पूछी जाती। लेकिन थ्योरम के बेस पे, एप्लीकेशन के बेस पे क्वेश्चन करने के लिए हमें थ्योरम का जानना भी जरूरी है। तो जो हमारा इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम है, इसको हम एक बार और ध्यान से समझेंगे। इसमें बोला गया अगर हमारे पास 3 या 3 से ज्यादा लाइन्स है, अगर हम यहाँ पे देखें हमारे पास वो 3 लाइन्स कौन सी हैं, वो है L1, L1, L2 और L3। अगर ये हमारी 3 लाइन को एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है, यानी ये हमारी एक ट्रांसवर्सल है वो जो कट कर रही है, तो उसकी वजह से जो ये हमारे पास इंटरसेप्ट फॉर्म हो रहे हैं, यानी पी क्यू और क्यू आर क्या है, बराबर है। ये हमें बोला गया है। साथ ही साथ ये भी बोला गया है कि अगर उसी पैरेलल लाइन पे हम एक अनदर ट्रांसवर्सल को गिराते हैं, तो जो हमारा इंटरसेप्ट है वो भी इक्वल होगा। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। अब देखो प्रूफ कैसे करना है। प्रूफ में हमें ये करना है कि अगर Q हमारा पी आर का मिड पॉइंट है और हमारा ओ क्यू जो है वो पैरेलल है किसके, आर एन के, है ना। ओ क्यू जो है वो पैरेलल है आर एन के, तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि पी क्यू क्यू आर के बराबर है। ऐसे ही ओपी किसके बराबर है, ओ एन के। और ओपी अगर ओ एन के बराबर है तो जो हमारा ओ है वो मिड पॉइंट हो गया किसका, पी एन का। अब क्या होगा, देखो अब यहाँ पे हमारे पास एक ट्राइंगल है पी के एन। पीकेएन ट्राइंगल में अगर ओ हमारा पीएन का मिड पॉइंट है और हम ट्राइंगल के एक साइड के मिड पॉइंट से दूसरे साइड के मिड पॉइंट पर एक लाइन को ड्रॉ करते हैं, तो वो लाइन क्या करती है, वो दूसरी यानी इस वाली लाइन को इक्वली बाइसेक्ट करेगी या फिर इंटरसेक्ट करेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि केएम किसके बराबर होगा, एमएन के। यहाँ पे हमारी कौन सी थ्योरम यूज हुई है, यहाँ पे हमारी यूज हुई है कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, जिसकी वजह से हमारा के एम एम एन के बराबर है। और हम ये कह सकते हैं कि एम क्या है, मिड पॉइंट है के एन वाली लाइन का। और यहाँ पे हमारी इक्वल इंटरसेप्ट ऑफ थ्योरम क्या हो जाएगी, प्रूफ हो जाएगी। अगर हम आज के लेक्चर के समरी के बारे में बात करें तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने क्वाड्रिलेटरल्स की थ्योरम के बारे में बात करा, जिसमें हमने टोटल कितने थ्योरम्स के बारे में बात की, 8 थ्योरम्स की। मतलब इसमें हमने मोस्टली बात करी है पैरेललोग्राम से रिलेटेड, जिसमें हमने पैरेललोग्राम को प्रूव करा है, कभी उसके इक्वल एंगल्स को प्रूव करा है, कभी हमने कभी हमने क्या करा है, उसके इक्वल एंगल्स को इक्वल प्रूफ करा है, फिर उसके बाद हमने किसी में उसकी साइड्स को इक्वल प्रूफ करा है, कहीं पर हमने उसके पैरेलल्स को प्रूफ करा है, कहीं पर हमने ये प्रूफ करा है कि क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। इस तरीके की हमने क्या करी है, यहाँ पे टोटल 8 थ्योरम को प्रूफ करा है, थ्योरम्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल वाले टॉपिक में। साथ ही साथ हमने वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम फ्रॉम दिस चैप्टर इज मिड पॉइंट ऑफ थ्योरम। मिड पॉइंट ऑफ थ्योरम के बारे में बात करी है, जो हमारे पेपर में टोटल कितने मार्क्स की आती है, 5 मार्क्स की। या तो देखो अब इसमें उससे क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है, या तो वो डायरेक्ट बोल देगा एक्सप्लेन मिड पॉइंट ऑफ थ्योरम, या फिर वो तुम्हें मिड पॉइंट ऑफ थ्योरम की जो स्टेटमेंट थी, वो स्टेटमेंट क्या थी, वो ये जो हमारे पास स्टेटमेंट थी,
ये द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट। या तो वो इस वाली स्टेटमेंट को पेपर में लिख के दे देगा, तो हमें क्या करना है, हमें इस मिड पॉइंट थ्योरम को फिर प्रूफ करना है। तो इसके लिए हमें ये स्टेटमेंट भी याद होनी चाहिए और इसका प्रूफ भी याद होना चाहिए। क्योंकि कभी कभार क्या होता है, देखो, अगर हम इसमें क्वाड्रिलेटरल वाले टॉपिक के बारे में देखें, तो क्वाड्रिलेटरल में जो हमारे पास थ्योरम है वो छोटी सी है और ये हमारे क्वेश्चन का फॉर्मेशन करती है। लेकिन मिड पॉइंट ऑफ थ्योरम में पर्टिकुलर एक हेडिंग दे रखी है हमें कि उसका नाम क्या है, मिड पॉइंट थ्योरम। तो मिड पॉइंट थ्योरम अगर वो लिखेगा तो हमें जब पेपर में प्रूफ करना होगा, तो हमें वहां पे उसकी स्टेटमेंट भी लिखनी है, साथ ही साथ प्रूफ को भी करना है। तो मिड पॉइंट ऑफ थ्योरम प्रूफ के साथ साथ उसके स्टेटमेंट को भी याद करेंगे, साथ ही साथ कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम में भी हमें स्टेटमेंट भी याद होनी चाहिए और उसके प्रूफ के बारे में भी पता होना चाहिए। बात आई इक्वल इंटरसेप्ट ऑफ थ्योरम में, उसमें भी हमें सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट को याद करेंगे, फिर उसके बाद प्रूफ को। तो सारी जितनी भी थ्योरम्स है वो हमें स्टेटमेंट वाइज याद होनी चाहिए, विथ प्रूफ याद होनी चाहिए। अब देखो, उसके बाद अगर हम बात करें इसी में कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम की, तो ये हमारे पेपर में 3 मार्क्स या 5 मार्क्स की पूछ लेते हैं। बट अगर वहीं पे हम बात करते हैं किसकी, इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम की, तो इक्वल इंटरसेप्ट में एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। मतलब उसमें डायरेक्ट तुमसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, थ्योरम के बारे में बात नहीं की जाएगी। तो इक्वल इंटरसेप्ट ऑफ थ्योरम जो है वो भी हमारे पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसमें से क्वेश्चंस आते हैं। इसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे 2 या 3 मार्क्स के होते हैं। तो हम ये देख सकते हैं कि इस चैप्टर से हमारे काफी सारे क्वेश्चंस बनने के चांसेस है जो पेपर में आ सकते हैं। तो ये हो गया हमारा थ्योरम वाला पोर्शन। यहाँ पे हमारे इस चैप्टर का चैप्टर फिनिश होता है, जिसमें हमने थ्योरम्स को भी डिस्कस कर लिया और उनकी प्रॉपर्टीज को। अब इसमें सिर्फ क्वेश्चंस है जिनको हम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, ताकि ये जो हमारे क्वाड्रिलेटरल का कॉन्सेप्ट है थ्योरेटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकली न्यूमेरिकली भी और अच्छे से हो जाए। तो मिलते हैं अब अपने अगले लेक्चर की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा हमारा सर्कल पे, जिसपे हम सर्कल की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम सर्कल के थ्योरम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हम ये कह सकते हैं कि जो क्लास 9th है उसमें 2 चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें बहुत सारी थ्योरम्स है। एक हो गया हमारा क्वाड्रिलेटरल और दूसरा हो गया हमारा सर्कल। तो जो क्वाड्रिलेटरल और सर्कल है, इनकी थ्योरम्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हमें करना है ताकि हम पेपर में अच्छे मार्क्स को गेन कर सकें।